और अभी तक जो ऑन ग्राउंड सूबाई सतह के ऊपर आईनी अदालतें नहीं बनी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो उस तरह से नहीं है आईनी अदालत। तो ये जो सवाल है इसका जवाब। खौर भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि 3 बुनियादी तौर पे अमेंडमेंट्स आई हैं। एक आई है आर्टिकल 175B जो है, उसके अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है। दूसरा आर्टिकल 200 है जिसके अंदर आपने जजेस का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट किया है। और तीसरी अमेंडमेंट आई है जो आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपने जो तीनों सर्विसेज थे उनको सिनर्जाइज किया और आपने एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जो है आपने क्रिएट किया। अब तीनों चीज़ों की अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जो नैरेटिव आ रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये लीगल है या पॉलिटिकल नैरेटिव है। नंबर 1 ये है कि आपकी पूरे जो आपका कॉमन लॉ या सिविल लॉ सिस्टम है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी वो 1920 में ऑस्ट्रिया में बनी थी और 105 साल उसको हो गए हैं और अभी तक 80 से ज़्यादा ममालिक जो हैं, चाहे वो सिविल लॉ कंट्रीज़ हैं या कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं, जिसमें टर्की है, साउथ अफ्रीका है, जर्मनी है, इटली है, आपका साउथ कोरिया और इस तरह के बहुत सारे ममालिक जो हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई। और किसी एक जगह ये नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट डिसमेंटल हुई है या सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, या किसी भी पूरी दुनिया के अंदर 105 साल के अंदर किसी एक जज ने रिज़ाइन किया हो कि जी हम इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि जी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए और इससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी या आपकी एग्जेक्टिव की इंटरवेंशन या डोमिनेंसी जो है वो उसके अंदर आई है। और ये एक वो चीज़ है जो एस्टैब्लिश फैक्ट है। दूसरा ये है कि आर्टिकल 200 जो है दुनिया भर के अंदर सवाए पाकिस्तान के किसी मुल्क के अंदर जज की कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है। इंडिया ने 1949 में बनाया, आज भी वो इंटैक्ट आर्टिकल 222, किसी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अमेरिका, बरतानिया और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं कि आपने एक प्रोसेस बनाया, उस प्रोसेस के अंदर आप भेजते हैं। और अभी भी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर 26वीं तरमीम से पहले एक भी जज जो है वो आर्टिकल 200 के नीचे आपने ट्रांसफ़र नहीं किया। तो कोई रीजन या जस्टिफिकेशन अगर वो मैकेनिज्म बनता है जो दुनिया के अंदर है तो इस बुनियाद पे कह देना, और वो भी उस मैकेनिज्म के अंदर आपके इस वक्त जो है वो 4 चीफ जस्टिस शामिल हो गए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, उस जज, वो जज और उसके बाद जो दूसरे आपके मेंबर्स हैं। तो ये कहना है कि ये आर्टिकल 200 से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हुई है, वो नहीं। अगर कोई होता तो इंडिया में दर्जनों के हिसाब से आए, एक नहीं भी। अब तीसरा आर्टिकल 243 है सैनिटाइज जो है 1959 से लेके आज तक जो है 67 ममालिक कर चुके हैं, किसी एक ने इस मॉडल को रिवर्स नहीं किया। चूंकि आपके ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, उसके बाद आपकी इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स, एक ही मिलिट्री एडवाइजर आपने किया और बरतानिया से लेके दुनिया की सब टॉप फोर्सेस ने किया हुआ है। हम अगर टॉप 5 में है तो कोई एक ऐसा मुल्क बताएं 243 के ऊपर सिर्फ गुजारिश कर ये सारी जो अमेंडमेंट्स हैं ये एस्टैब्लिश्ड है। अब ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एंडोर्स नहीं किया। आप सीओडी के बाद इन सारों की स्टेटमेंट्स देख लें, पीटीआई इंक्लूडेड उन्होंने कहा कि बननी चाहिए। उसके बाद ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का आइडिया जो है ये खाते में डाल रहे हैं, गवर्नमेंट का तो था ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कंसीड किया, इनके कहने पे किया और उन्हीं को डे वन जो है डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि जी आप बना, और ये गलत मैकेनिज्म था। फिर आपने कहा कि ये जज मेरा जज, ये बेनिफिशरी है, ये कर नहीं सकते। तो जब आप किसी भी अमेंडमेंट कॉन्ट्रोवर्शियल करते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि सिर्फ 3-4 जज जो है वो अकोमोडेट होंगे, तो ये बताएं कि 3-4 सुप्रीम कोर्ट के जज निकाल के ये 4-5 हाई कोर्ट, क्या सारे मुल्क की जुडिशरी जो है वो आप समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस है? अब सब ये जो आर्गुमेंट है ना आपका, इस हवाले से मेरे ख्याल में कंसेंसस यही है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत थी। नहीं, मैं वो जरूरत थी और जरूरत है, और इसके ऊपर किसी का ये आर्गुमेंट नहीं है कि बिल्कुल ये नहीं बननी चाहिए। इसकी एक रीजन बनती है। आपने अभी उन्होंने कहा कि ये 141 है, ये हजारों के हिसाब से केसेस है। जो 199 के अंदर जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाएगा, ये कुछ 141 नहीं है। दूसरा ये है कि जो जजेस ने खावर रीजनिंग दी है, जज का काम ये होता ये है कि जी मेरे पास केस आए, मैं दोनों पार्टीज को सुनूं, आर्टिकल 10A के, और उसके बाद मैं फैसला करूं कि ये आइन के मुताबिक है या नहीं। जिस तरह की स्टेटमेंट्स या जिस तरह के रेजिग्नेशन आए हैं, मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है। आप, मैं या कोई बंदा जो है जिसका लीगल फिटनेसी नहीं है वो तो कह सकता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लेकिन जज ये नहीं कह सकता जितनी देर तक उस केस को सुने ना, और जब वो माइंड मेकअप करे वो केस सुन भी नहीं सकता। तो ये वो जो चीजें आई है, मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर जो पॉलिटिक्स आई है उसने ही पाकिस्तान को 12-14 साल से खराब बिल्कुल से नहीं, यही वो है जिसको मेरा ख्याल है खत्म होना चाहिए, नहीं आनी चाहिए थी। इसमें जो दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो फैसला है कि कौन सा जो
केस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फैसला सिंपल हो गया, अदालत करेगी। ना सिंपल हो गया। पहले कंफ्यूजन थी, दो तरह के केस, एक वो केस जो आर्टिकल 184(3) के नीचे आएगा वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी, एक वो है जो आर्टिकल 185 के नीचे आएगा जिसके अंदर आपकी नीचे से अपीलें 199 के ऊपर जाती हैं, वो आएगा। दो और आएंगे जो आपकी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, जो गवर्नमेंट पूछती है, रेफरेंस देती है, या इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज हैं, और फाइनली उसके अंदर वो आएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, जो आपकी सुओ मोटो थी, उसकी जगह आपने कर दिया है कि अगर आपको किसी का ग्रीवेंस है दरखास्त तो दे ना। अदालत का ये काम तो नहीं है कि जी दरखास्त के बगैर जो है फैसला। हसन भी इस पे कमेंट कर सकते हैं। देखिए दो तीन जो सवालात आ रहे हैं जो मीडिया के ऊपर डिस्कशन है, डिस्कशन ये है कि एक जो जूनियर जज हैं, फर्ज करें कि मैं कहीं अखबार के अंदर कंपैरिजन पढ़ रहा था, जैसे मुनीब अख्तर है, वो एक सीनियर जज हैं सिंध हाई कोर्ट, वहाँ पे चीफ जस्टिस भी रहे, अब वो इधर आ गए सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ से जस्टिस के आगा साहब हैं, वो उन्होंने शायद उस टाइम बने भी नहीं थे वो जज जब जस्टिस मुनीब थे। अब जस्टिस के आगा साहब जो फैसला करेंगे, मतलब ये है कि जो FCC फैसला करेगी वो फैसला जो है अमल दरामद करने का सुप्रीम कोर्ट पाबंद होगा। वहां पे जो एक सीनियर जज बैठे हुए हैं उनका फैसला उनके ऊपर जुरिसडिक्शन अलग होगी ना। अच्छा, एक सवाल ये, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये वो जो सही बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि FCC ये फैसला करेगी कि आप फर्ज करें कि ये एक केस जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट की केस सुन भी रही है तो वहां से उनको अगर ये समझ आती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिका है तो वो केस वहां से अपने पास मंगवा सकते हैं। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपके सामने आई ना। मैं तीनों चीजों पे आ जाता हूं। अच्छा, जस्टिस मुनीब पे आपने जिक्र नहीं मैं उनका नहीं, मैं मिसाल दे वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर फ्रेश अपॉइंटमेंट है। नंबर 2 ये है कि क्या जस्टिस मुनीब की अपॉइंटमेंट जस्टिस याया फरीदी से पहले हुई थी या बाद में हुई थी? ओरिजिनल अपॉइंटमेंट अगर हाई कोर्ट की है, अगर आपने सारी स्कीम को इस तरह मैन्यूवरिंग करके करना है कि फलां जज को ऊपर लाना है, आपको पता है जस्टिस मुनीब का नंबर क्या था? 5वां या 6ठा नंबर था जब आप सिंध हाई कोर्ट से लेके आए। इसी तरह हमारे दूसरे जजी साहबान जो है उनका भी किसी का 4था था, किसी का 5वां था। क्यों लेके आए? आपने 2032 तक एक स्कीम बनाई हुई थी कि इस मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो कौन होगा। दूसरा उसके अंदर यह है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट है। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि आप ये कहें कि जी वो जज अगर उधर है तो वो जज उधर है, उसका फैसला जो है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार देता है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि अभी आप देखें कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आए थे, यही जजेस साहबान जो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इतने नहीं भी थे, उन्होंने जुरिसडिक्शन रिट्रीव की और करके अपने मुल्क के चीफ जस्टिस को कहा कि इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें। ये कौन होता है कि ये फैसला करे कि हम सुन सकते हैं या नहीं, हमारा ये इख्तियार। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने सेव विंडो किया हुआ है कि अगर किसी जगह जो है दो इंस्टीट्यूशंस के अंदर लड़ाई आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताए कि कौन जो है उसको लेके चलेगा। ये आपकी जुडिशियल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं आप देखें कि याया फरीदी साहब बाद में उसे कह रहे हैं, वो याया फरीदी को कह रहा है, वो जो मंदोखेल साहब उसे कह रहे हैं, अमीनुद्दीन साहब को कंटेम्प्ट। साहब सवाल करना चाह रहे तो आम फहम में अगर मैं ये कहूं कि इस टाइम जो FCC, और दुनिया में यही है, दुनिया में FCC की कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट जो है वो आपकी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट में टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बाइंडिंग है।